माया कभी इस गांव की सबसे खुशहाल और हंसमुख औरतों में गिनी जाती थी, पर उस शाम जब वो खेत में पहुंची तो उसकी दुनिया बिखर चुकी थी। रामू, उठो, क्या हो गया तुमको? माया, जल्दी बैलगाड़ी मंगाओ, शायद अब भी जान बच जाए। पर जान बच नहीं सकी। गांव के सबसे मेहनती किसान रामकिशन को सांप ने डस लिया था और उसकी देह अब मिट्टी से लिपट चुकी थी। 2 दिन बाद गांव का साहूकार हरि प्रसाद उसके दरवाजे पर आ धमका। माया, ये देख दस्तखत, तेरे मर्द ने मुझसे कर्ज लिया था, अब खेत मेरी मिल्कियत है। हरि प्रसाद भैया, अभी तो उनका 13वां भी नहीं हुआ, जरा वक्त दे दो। वक्त नहीं दिया जाता माया, कर्ज चुकाया जाता है। खेत अब मेरा हुआ। अगले दिन माया ने पंचायत में गुहार लगाई। सरपंच जी, ये खेत रामकिशन की आखिरी निशानी है, मेरी गुड़िया का सहारा है, कुछ तो कीजिए। माया, दस्तावेज कानूनी है और हरि प्रसाद गांव का सबसे बड़ा लेनदार है। हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। तो क्या औरत का कोई सहारा नहीं होता? क्या सारे कानून सिर्फ पैसों के लिए है? अगर खेत बचाना था तो वक्त पर कर्ज चुकाना चाहिए था माया। अब खेत जा चुका था और साथ ही सम्मान भी। माया रोज सुबह दूसरों के घर बर्तन मांजने और खेतों में मजदूरी करने निकलती। बिटिया, तू पढ़ लिख जा, इस दुनिया में हमारे जैसे लोगों को कोई नहीं पूछता। माँ, मैं बड़ी होकर खेत वापस लाऊंगी और उस हरि प्रसाद को बताऊंगी कि बेटी क्या होती है। उस दिन से गुड़िया के मन में एक आग लग चुकी थी। वो एक दिन सब बदलने की ठान चुकी थी, मगर कैसे? ये सवाल हर रोज उसके सामने खड़ा होता था। 20 वर्ष बाद गुड़िया जंगल में अकेली लकड़ियां काट रही होती है। दोपहर की गर्मी और थकान से उसका शरीर जवाब देने लगता है। उफ, आज तो सूरज आग उगल रहा है, थोड़ा आराम कर लूं इस पेड़ की छांव में। तभी हवा के झोंके के साथ उसे एक अनोखी खुशबू आती है। ये कैसी खुशबू है? मीठी, मसालेदार, अजीब सी महक। वो उठती है और उस खुशबू का पीछा करते हुए एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी तक पहुंचती है। अंदर एक बूढ़ी औरत कुछ तल रही होती है। अरे गुड़िया, आज फिर लकड़ी लेने आई है? आपको मेरा नाम कैसे पता? तू इस जंगल में बचपन से आती है ना? मैं यहीं पर रहती हूँ, तुझे बचपन से देखती आई हूँ। अच्छा, लेकिन ये खुशबू, आप क्या बना रही हैं? ये हैं आम के पकौड़े। आम के पकौड़े? ये क्या होते हैं? मैंने तो कभी नहीं सुना। ये मेरी खास रेसिपी है, दुनिया में कोई नहीं जानता इसे, बस एक मेरा बेटा जानता था, पर अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। बुजुर्ग औरत की आंखें भर जाती हैं। गुड़िया कुछ पल चुप रहती है, फिर झिझकते हुए बोलती है, आप चाहें तो मुझे सिखा सकती हैं, मैं सीखना चाहती हूँ। तू ही वो हाथ है जिसे मैं ये विरासत सौंप सकती हूँ। अब मेरे दिन पूरे हो रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि ये स्वाद जिंदा रहे। पहले तू मुझे अपने बारे में सब कुछ बता। वो कहावत है ना, जिसे स्वाद समझना है उसे पहले जीवन समझना होगा। गुड़िया अपनी पूरी कहानी सुना देती है। रामकिशन की मौत, साहूकार का अन्याय, माँ की मेहनत और अपने अंदर पलते हुए बदले और आत्मनिर्भरता के सपने। तेरे जैसे ही मेरे बेटे के भी सपने थे, लेकिन वो शहर चला गया और वहाँ हादसे में उसकी मौत हो गई। तब से ये झोपड़ी, ये रेसिपी मेरी दुनिया रह गई। अगर आप चाहें तो ये रेसिपी अब मेरी दुनिया बन सकती है। तो सुन बेटी, अब ध्यान से सुन, ये आम पकौड़े यूं ही नहीं बनते। औरत रेसिपी समझाने लगती है। एक पका मीठा आम लेना है, उसे मैश करके बेसन में मिलाना है। एक पका आम बेसन में, फिर उसमें डालना है इलायची, हल्दी और थोड़ा आमचूर। अब अदरक का हल्का रस और मिर्च डालनी है और घोल तैयार हो जाएगा। उसके बाद
अब छोटे छोटे पकौड़े बना और धीमी आंच पर घी में तल। बस बन गए भाग्य बदलने वाले पकौड़े। गुड़िया पहली बार खुद से वही पकौड़े बनाती है। झोपड़ी में वो स्वाद हवा में घुलने लगता है। ये तो जादू है। ये तो लोगों को दीवाना बना सकता है। बिल्कुल, और अब ये जादू मैं तुझे सौंपती हूँ। औरत गुड़िया के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देती है। जा बेटी, अब इस स्वाद से तू अपना भाग्य बदल। उस दिन उस झोपड़ी में सिर्फ पकौड़े नहीं बने, एक सपना तला गया था जो अब दुनिया में अपना रंग फैलाने को तैयार था। गुड़िया ने ठान लिया था कि अब उसे रुकना नहीं है। अब ये पकौड़े ही मेरी ताकत हैं और यही मेरी लड़ाई का हथियार भी हैं। उसने एक पुराना ठेला खरीदा, उसे रगड़ रगड़ कर चमकाया, फिर अपने हाथों से एक बोर्ड लिखा, आम पकौड़े वाली। देखो भाई, अब ये आम से पकौड़े बनाएगी। अरे कोई खाएगा भी क्या? पकौड़े में आम, वाह रे किस्मत। बेचारी माया की बेटी पगला गई है शायद। मगर गुड़िया ने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, हंस लो आज, एक दिन तुम खुद लाइन में खड़े नजर आओगे। अरे ये क्या तमाशा लगा दिया है इस लड़की ने। किसान की बेटी बावर्ची बन गई। आजकल के बच्चों में ना अकल बची है और ना ही शर्म। पर जिस दिन पहला बच्चा ठेले के पास आया और पकौड़ा खाया, सब बदलने लगा। अम्मा, ऐसा स्वाद तो मैंने कभी नहीं चखा। मुझे भी दो, मुझे भी। खा के बताओ, स्वाद खुद बोल उठेगा। धीरे धीरे गांव की गलियों में आम पकौड़े की खुशबू फैलने लगी। पड़ोस के गांवों से लोग आने लगे। आपका स्वाद तो जादू है बिटिया, एक दुकान हमारी तरफ से भी खोलो। अम्मा, अब तो खेतों में मजदूरी मत कर, ये देख आज का मुनाफा। बिटिया, तूने तो मेरी टूटी हुई कमर को सहारा दे दिया। कल सुबह इस लड़की का ठेला उठवा दो, बहुत नाच रही है आजकल। सुबह हुई, गुड़िया ठेले पर सामान लगा ही रही थी कि दो गुंडे आए और ठेले को धक्का देने लगे। अबे क्या करते हो, हटो यहाँ से। गुड़िया हमारी बेटी जैसी है, इसके साथ अन्याय नहीं होगा। लोगों ने गुंडों को भगा दिया। हरि प्रसाद, अब बहुत हो चुका। ये वही जमीन है जो तुमने चालाकी से छीनी थी। मेरे पास दस्तावेज हैं और अब गांव वाले भी साथ हैं। ये खेत मेरा है, मेरे पिता का था। मैं गलती मानता हूँ, जो किया बहुत बुरा किया। पंचायत ने फैसला सुनाया, राम किशन की जमीन उसकी बेटी को लौटाई जाए। अब उसी खेत पर एक सुंदर होटल बन चुका था। नाम था गुड़िया के आम पकौड़े। क्या बढ़िया आकार दिया है और कितना बढ़िया स्वाद है। बिटिया, तूने तो कमाल कर दिया। अब मेरी गुड़िया सिर्फ एक लड़की नहीं, पूरे गांव की पहचान है। और एक दिन उसी होटल की लाइन में एक जाना पहचाना चेहरा खड़ा दिखा। हरि प्रसाद जी, आप? बिटिया, एक आम पकौड़े देना, सुना है बहुत स्वादिष्ट है। स्वाद तो है, क्योंकि ये इज्जत से परोसा जाता है। गुड़िया ने अपने पिता का नाम रोशन किया। माँ के हर आंसू को सम्मान में बदला। जिस स्वाद को कभी झोपड़ी में चखा गया था, वही आज उसकी पहचान बन चुका था। जब इरादा मजबूत हो तो आम पकौड़े भी किस्मत बदल सकते हैं। शिवा अपने पिता रामदीन के साथ ठेले पर मटका आमरस बेच रहा था। कुछ लोग ठेले के पास खड़े आमरस ले रहे थे। शिवा बेटा, जरा देख तो, मटका खाली होने वाला है, दूसरा निकाल ला। तभी गांव के बुजुर्ग रामू काका वहां आते हैं। अरे रामदीन भाई, तुम्हारे मटके वाले आमरस की तो मिठास जैसे बरसों पुरानी यादें ताजा कर देती है। काका, ये तो बस भगवान की कृपा है। लेकिन बेटा शिवा, तुम कब तक यही गांव में आमरस बेचते रहोगे? तुम्हें तो इसे शहर तक पहुंचाना चाहिए। यही तो मेरा सपना है काका। मैं चाहता हूँ कि पिताजी का बनाया हुआ आमरस पूरे देश में मशहूर हो। लेकिन शिवा की आवाज में मायूसी झलकती है। लेकिन क्या बेटा? घर की हालत ठीक नहीं है काका। माँ की तबीयत खराब है और संगीता की पढ़ाई भी रुकने वाली है। इतना सब संभालूं या सपनों के पीछे भागूं? हिम्मत मत हार बेटा, मेहनत का फल जरूर मिलता है, तू बस कोशिश करता रहे।
शिवा गंभीर हो जाता है और कुछ सोचने लगता है। शाम को शिवा घर लौटकर माँ गौरी के पास बैठा होता है। शिवा बेटा, आज दिन भर बहुत थक गया होगा, थोड़ा आराम कर ले। अगले दिन शिवा अपनी बहन संगीता को स्कूल से लेने जाता है। संगीता उदास खड़ी होती है। संगीता, क्या हुआ? इतनी उदास क्यों है? भैया, फीस भरने का आखिरी दिन कल है। अगर पैसे नहीं भरे तो मेरी पढ़ाई छूट जाएगी। इधर ठाकुर प्रताप सिंह अपनी हवेली में बैठा हुआ होता है। उसका बेटा रवि उसके पास आता है। रवि, सुना है शिवा का आमरस पूरे गांव में नाम कमा रहा है। हाँ बाबा, लेकिन मैंने उसे रास्ते पर लाने का इंतजाम कर लिया है। कल उसके ठेले का ऐसा हाल करूंगा कि दोबारा उसके पास से कोई आमरस लेने ही नहीं आएगा। अच्छा किया, गरीबों को उनकी औकात में रखना जरूरी है। अगली सुबह शिवा का ठेला लगा हुआ था। रवि अपने गुंडों के साथ आता है और ठेले पर तोड़-फोड़ शुरू कर देता है। रवि, ये क्या कर रहे हो? कुछ तो शर्म करो। शिवा, तेरी औकात याद दिला रहा हूँ। अब तू बड़े ख्वाब देखना छोड़ दे। शिवा गुस्से और बेबसी के साथ रवि को देखता है, लेकिन कुछ नहीं कर पाता। लोग डर कर वहाँ से हट जाते हैं। शिवा टूटे ठेले को देखकर निराश हो जाता है। शिवा बेटा, अब और मत कर। ठाकुर से दुश्मनी मोल लेना सही नहीं है। हम गरीब लोग हैं, ये बड़े लोग हमें कुचल कर रख देंगे। पिताजी, अगर हम अभी हार मान गए तो हमेशा हारते ही रहेंगे। मैं अपने सपने के लिए लड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसी रात रामदीन बीमार पड़ गया। रामदीन ने कांपती आवाज में शिवा को बुलाया और कहा, शिवा बेटा, आमरस की पहचान को दूर तक ले जाना ये तेरा ही सपना नहीं बल्कि मेरा भी सपना था। रामदीन ने धीरे धीरे आंखें बंद कर लीं। शिवा और गौरी की दुनिया जैसे ठहर गई। शिवा ने पिता की आखिरी बात दिल में बसा ली। अब ये सपना पूरा करना ही उसकी जिंदगी का मकसद था। कुछ दिन बाद शिवा अपने ठेले को सही करके आमरस परोस रहा था। तभी शहर से आई एक लड़की पारुल ठेले पर आती है। भैया, एक कटोरी आमरस देना, सुना है बहुत लाजवाब होता है। जी दीदी, बिल्कुल। ऐसा आमरस कहीं नहीं मिलेगा, स्वाद एकदम घर जैसा। शिवा कटोरी में आमरस डालकर पारुल को देता है। पारुल एक चम्मच चखती है और उसकी आंखें चमक उठती हैं। वाह, इतना स्वादिष्ट आमरस, बिल्कुल देसी आमों की मिठास। ये मेरे पिताजी की खास रेसिपी है दीदी। सालों से यही स्वाद बनाए रखा है। मैं एक फूड ब्लॉगर हूँ। शहर में मेरे लाखों फॉलोअर्स हैं। अगर तुम्हारा ये आमरस लोगों तक पहुँचे तो पूरे देश में इसकी धूम मच जाएगी। सच दीदी, लेकिन हम तो बस यहाँ ठेला लगाते हैं। इतना बड़ा सपना कैसे पूरा होगा? सपना देखने वाले ही उसे पूरा करते हैं शिवा। मैं तुम्हारा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालती हूँ, देखते रहना, कमाल हो जाएगा। पारुल वीडियो बनाकर पोस्ट करती है। शिवा थोड़ा असमंजस में होता है, लेकिन उसके दिल में उम्मीद की एक नई किरण जाग उठती है। शिवा अपनी माँ गौरी के पास बैठा हुआ होता है। संगीता पढ़ाई कर रही होती है। तभी रामू काका तेजी से अंदर आते हैं। अरे शिवा, खबर सुनी? तुम्हारा आमरस पूरे सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। शहर के लोग भी चंदनपुर आने लगे हैं। सच काका? अरे हाँ बेटा, अब तो दूर दूर से लोग तेरे आमरस का स्वाद चखने आ रहे हैं। पिताजी का नाम अब गांव से बाहर भी मशहूर हो रहा है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, अब मेरा इलाज हो सकेगा। भैया, अब मेरी पढ़ाई भी नहीं रुकेगी, मैं डॉक्टर जरूर बनूंगी। हाँ माँ, अब हम किसी के मोहताज नहीं रहेंगे। पिताजी का नाम पूरे देश में होगा। ठाकुर प्रताप सिंह और रवि आपस में बात कर रहे थे। पिताजी, ये शिवा तो अब बड़ा आदमी बनने की राह पर है। लोग उसे गांव का हीरो मानने लगे हैं। इतनी जल्दी उड़ान मुझे ये मंजूर नहीं। क्या सोचा है आपने? फर्जी कागजात बनवाकर उसकी जमीन हड़प लूंगा, गांव वालों को भी उसके खिलाफ कर दूंगा। फिर देखता हूँ कैसे वो मटका आमरस बेचता है।
शिवा आमरस बेच रहा था। तभी ठाकुर के आदमी गांव वालों को इकट्ठा करके वहां लाते हैं। सुनो गांव वालों, शिवा ने अपनी जमीन गिरवी रख दी थी। अब ये जमीन मेरी हो गई है। ये अब तक तुम सबको धोखा दे रहा था। ये झूठ है ठाकुर साहब, मैंने कोई जमीन गिरवी नहीं रखी। कागजात तो सबूत होते हैं शिवा, देख ये रहे। रवि फर्जी कागजात दिखाता है। कुछ गांव वाले आपस में बात करने लगते हैं। अगर कागजात सही है तो शिवा ने धोखा दिया है। शिवा से ये उम्मीद नहीं थी। शिवा बेटा, ये क्या हो रहा है? काका ये सब साजिश है, मैं कभी अपनी जमीन गिरवी रख ही नहीं सकता। अब कानून का सामना कर शिवा, तेरे सपने यही खत्म हो जाएंगे। शिवा माँ और संगीता के साथ बैठा था। सबकी आंखों में चिंता थी। शिवा बेटा, अब क्या होगा? कहीं हम घर से बाहर ना निकाल दिए जाएं। नहीं माँ, मैं हार नहीं मानूंगा। ये मेरा सपना है और पिताजी की मेहनत को मैं बर्बाद नहीं होने दूंगा। सच्चाई की जीत जरूर होगी। शिवा परेशान बैठा था। तभी गांव के बुजुर्ग रमेश काका पास आकर बैठते हैं। तू अकेला नहीं है बेटा, गांव के लोग तेरे साथ हैं। अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो ठाकुर की कोई भी चाल कामयाब नहीं होगी। शिवा रमेश काका की बातों से प्रेरित होकर गांव के किसानों से मिलने जाता है। भाइयों और बहनों, हमारा आमरस सिर्फ एक स्वाद नहीं है, ये हमारी मेहनत और गांव की पहचान है। अगर हम सब मिलकर काम करें तो इसे पूरे देश तक पहुंचा सकते हैं। क्या आप सब मेरे साथ हैं? हम तुम्हारे साथ हैं शिवा। अब ठाकुर की दादागिरी नहीं चलेगी। शिवा तहसीलदार को कागजात दिखा रहा होता है। ये कागजात तो पूरी तरह से फर्जी हैं। ठाकुर ने बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा किया है, इसे कानून सिखाना पड़ेगा। शिवा और गांव वालों ने मिलकर ग्रामीण मटका आमरस सहकारी संस्था की स्थापना की। भाइयों और बहनों, अब हम सब मिलकर मटका आमरस को देश भर में पहुंचाएंगे। गांव के किसानों का आम भी हमारे मटके में मिलेगा और इससे हम सबका भला होगा। गांव वाले पंचायत में इकट्ठा होते हैं। तहसीलदार सबूतों के साथ पहुंचता है। ठाकुर प्रताप सिंह की साजिश बेनकाब हो चुकी थी। तहसीलदार गांव वालों को संबोधित करते हुए कहता है, गांव वालों, ये रहे सबूत। ठाकुर ने शिवा की जमीन के फर्जी कागजात बनवाए थे। अब कानून उसे इसकी सजा देगा। ठाकुर को गांव से बाहर करो। हाँ हाँ, ठाकुर को गांव से निकालो। तुम सब पछताओगे। अब गांव का हर आदमी अपनी किस्मत खुद लिखेगा ठाकुर। अब तेरा डर किसी पर नहीं चलेगा। गांव वालों ने एकजुट होकर ठाकुर रवि और उसके गुंडों को गांव से बाहर निकाल दिया। कुछ समय बाद शिवा का मटका आमरस अब बड़े शहरों के होटलों में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बिक रहा होता है। शिवा, अब तुम्हारा आमरस पूरे देश में मशहूर हो गया है। ये सिर्फ मेरी नहीं, पूरे गांव की मेहनत की जीत है। अब हमारा आमरस पूरे देश का स्वाद बन गया है। तेरे बाबा का सपना पूरा हो गया बेटा। और भैया, अब मैं भी जल्द ही डॉक्टर बन जाऊंगी। अब चंदनपुर का नाम पूरे देश में होगा। शिवा की आंखों में खुशी के आंसू थे। मेहनत, सच्चाई और संघर्ष ने उसे वो सफलता दी थी जिसका उसने सपना देखा था। अब मटका आमरस सिर्फ एक स्वाद नहीं, बल्कि संघर्ष की जीत की कहानी बन चुका था। बिरजू अपने घर में घुसा ही था कि तभी उसकी 10 वर्षीय बेटी पास आई। पिताजी, क्या आप मेरे लिए गुड़िया लेकर आए हो? हाँ राधिका, लाया हूँ। तुमने जो गुड़िया पसंद की थी ना, वही गुड़िया लेकर आया हूँ। अर्जुन ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ डिब्बा राधिका के हाथ में थमा दिया। तभी बिरजू की पत्नी अर्चना बिरजू से कहती है, इतनी महंगी गुड़िया खरीदने के लिए आपके पास पैसे कहाँ से आए? ये कैसी बातें कर रही हो अर्चना? अरे मैं एक किसान हूँ, क्या मैं अपनी बेटी को एक गुड़िया खरीद कर नहीं दे सकता? दे सकते हो, लेकिन जो गुड़िया तुम खरीद कर लाए हो वो तो बहुत महंगी है। जरूर तुमने खराब चावल किसी को बेच दिए हैं। हाँ, बेचे हैं तो क्या हुआ? अरे इस देश में ना जाने कितने लोग खराब चावल खाते हैं।
तो क्या वो बीमार पड़ जाते हैं? देखिए, इतना लालच करना सही नहीं है। हमें ईश्वर ने जितना धन दिया है उतने में ही हमें खुश रहना सीखना चाहिए। बंद करो तुम्हारी बकबक। तुम्हारे बकवास करने से मैं अपने ऊंचे ऊंचे सपने देखना बंद नहीं कर सकता। बिरजू अपने घर से बाहर निकला ही था कि तभी उसे गांव का मुखिया मिल गया। गांव का मुखिया भी बिरजू की ही तरह एक लालची व्यक्ति था। बिरजू, अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गए। मैं तुम्हारे ही पास आ रहा था। क्या हुआ मुखिया जी, सब ठीक तो है ना? बिरजू, हमारे गांव में एक साधु बाबा आए हुए हैं। सुना है बड़े ही चमत्कारिक साधु बाबा हैं। ये भी सुना है कि वो मिट्टी को सोना बना दे रहे हैं। अरे, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर ऐसा हुआ फिर तो मजा ही आ जाएगा। चलिए चलिए चलकर देखते हैं। बिरजू मुखिया के साथ गांव के सबसे पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंच गया, जहां पर साधु बैठे हुए थे। बिरजू ने साधु से कहा, साधु महाराज, मैंने सुना है कि आप मिट्टी को सोना बना देते हैं। तुमने बिल्कुल सही सुना है बिरजू, लेकिन मैं सिर्फ उतना ही सोना बनाता हूँ जितनी मनुष्य को आवश्यकता होती है। बिरजू ने एक बड़ा सा मिट्टी का टुकड़ा उस साधु के सामने रख दिया। साधु महाराज, मेरी जरूरत तो इतनी है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इस बड़े मिट्टी के टुकड़े को सोने में परिवर्तित कर दीजिए। इंसान की इच्छाओं और लालच का कोई अंत नहीं है। शायद तुम मेरी बात को समझ नहीं पाए। मैं सिर्फ उतनी ही मिट्टी को सोना बनाता हूँ जिसे मनुष्य बेचकर 2 वक्त का भोजन कर सके। साधु की बात सुनकर बिरजू गहरी सोच में डूब गया। अचानक वो गंभीर हो गया। साधु महाराज, आपका क्या है? आप आज यहाँ हैं, कल कहीं और। जब मैं अपने सामने किसी गरीब को देखता हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। अगर आप इस मिट्टी के टुकड़े को सोने का बना देंगे तो आपके जाने के बाद मैं इसे बेचकर बहुत से गरीबों की मदद कर सकता हूँ। बिरजू की बात सुनकर साधु रहस्यमयी अंदाज में बिरजू और मुखिया की ओर देखते हैं। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं ऐसा ही करता हूँ, लेकिन याद रखना, धनवान बनने के बाद अगर तुमने गरीबों की मदद नहीं की तो तुमसे तुम्हारी सबसे प्यारी चीज छिन जाएगी। साधु ने इतना कहा ही था कि तभी वो मिट्टी का बड़ा सा टुकड़ा सोने में परिवर्तित हो गया। बिरजू खुशी खुशी मुखिया के साथ उस सोने के बड़े टुकड़े को लेकर वहां से चला गया। कल मैं इसे बाजार में बेच आऊंगा और फिर हम लोग आधा आधा बांट लेंगे। नहीं बिरजू भैया, उस साधु महाराज ने कहा है कि अगर हम अपनी बात पर खरे नहीं उतरे तो हमसे कोई हमारी प्यारी वस्तु छीन सकती है। अरे आप कहाँ उस साधु की बातों में आ रहे हैं? हमें सोना चाहिए था, वो मिल गया। तुम कुछ भी कहो बिरजू, पर ना जाने क्यों मैं साधु की बात से बुरी तरह से डर गया हूँ। इतना कहकर मुखिया वहां से चला गया, मगर मुखिया अंदर ही अंदर साधु की बात से डर चुका था। बिरजू हंसते हुए अपने आप से कहता है, मूर्ख कहीं का, अच्छा हुआ चला गया। वैसे भी मैं इसे क्या आधे पैसे देता? अरे कुछ पैसे देकर ही टरका देता। बिरजू सोने के टुकड़े को बाजार में बेच आया और कुछ ही दिनों में बिरजू अपने गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया और अब उसके टूटे फूटे घर की जगह एक आलीशान हवेली खड़ी थी। एक दिन बिरजू अपनी हवेली के बाहर टहल रहा था कि तभी गांव का सुखिया नाम का गरीब व्यक्ति बिरजू के पास आकर खड़ा हो गया। अरे बिरजू भैया, परसों मेरी बिटिया की शादी है और आज उसके गहने चोरी हो गए। आप तो गांव में सबसे ज्यादा धनवान हैं, मेरी मदद कर दीजिए। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है सुखिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी हवेली में आने की? मैंने तुम्हारे जैसे गरीबों की मदद का ठेका नहीं ले रखा। निकल जाओ यहाँ से। सुखिया अपना जरा सा मुंह लेकर हवेली से बाहर निकल गया कि तभी बिरजू की पत्नी अर्चना घबराते हुए उसके पास आई। क्या हुआ अर्चना? पता नहीं राधिका को क्या हो गया है, बस आंखें बंद करके लेटी हुई है, ना कुछ बोल रही है और ना किसी बात का जवाब दे रही है। बिरजू तुरंत अपनी पत्नी अर्चना के साथ राधिका के कमरे में चला गया। उसने देखा
राधिका बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी। बिरजू अपनी पत्नी से कहता है, घबराओ मत अर्चना, मैं अपनी बेटी का इलाज सबसे महंगे डॉक्टर से कराऊंगा। बिरजू तुरंत अपनी बेटी राधिका को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने राधिका का बहुत इलाज किया, मगर राधिका को कोई भी फायदा नहीं हुआ। अंत में डॉक्टर ने बिरजू से कहा, देखो बिरजू, हमने हर तरह से कोशिश कर ली, लेकिन तुम्हारी बेटी को ठीक नहीं कर पाए। तुम इसे घर ले जा सकते हो। अर्चना बिरजू से कहती है, रोने से काम नहीं चलेगा। हमारे गांव में रत्ना ताई नाम की एक बूढ़ी औरत रहती है। कहते हैं जो भी बीमार उसके पास आते हैं सही होकर जाते हैं। जब से आप अमीर हुए हैं तब से आप किसी भी गरीब के घर नहीं जाते। क्यों ना हम एक बार अपनी बेटी राधिका को रतन ताई को दिखा दें। बिरजू अपनी बेटी को अपनी पत्नी अर्चना के साथ रतन ताई के घर पर ले गया और हाथ जोड़ता हुआ बोला, तुम मुझसे जितने पैसे लेना चाहती हो ले लो, बस किसी भी तरह से मेरी बेटी को ठीक कर दो। तेरी बेटी बीमार नहीं बल्कि किसी श्राप का शिकार है। अगर तू अपनी बेटी को बचाना चाहता है तो तुझे तरबूज के गांव जाना पड़ेगा। ये सुनकर बिरजू चौंकता हुआ कहता है, श्राप का शिकार? मैं समझा नहीं। अभी समझने और समझाने का समय नहीं है। तुझे अभी और इसी समय तरबूज के गांव जाना पड़ेगा। ये कौन सा गांव है? मैंने इस गांव का नाम भी कभी नहीं सुना। मेरी बात ध्यान से सुन। यहाँ से कुछ दूर एक घना जंगल है। उस जंगल में एक लाल रंग का पेड़ है जिस पर एक बड़ा सा लाल रंग का तरबूज लटक रहा है। तू उस तरबूज को जैसे ही हाथ लगाएगा अपने आप को तरबूज के अंदर पाएगा। उस तरबूज के अंदर एक पूरा गांव स्थित है। तुझे उस गांव से तरबूज के बीज लाने होंगे। उन बीजों से तेरी बेटी सही हो सकती है। अब देर मत कर। बिरजू बगैर देरी किए गांव के घने जंगल की ओर चला गया और उस लाल पेड़ को तलाशने लगा। तभी बिरजू की नजर एक लाल पेड़ पर पड़ी। बिरजू दौड़ता हुआ वहां चला गया। उस लाल पेड़ पर एक लाल रंग का तरबूज लटक रहा था। बिरजू ने जैसे ही उस तरबूज को हाथ लगाया, अचानक बिरजू ने स्वयं को एक तरबूज के अंदर स्थित तरबूज के गांव में पाया। बिरजू ने देखा कि वहां पर घर से लेकर हर वस्तु तरबूज की ही बनी हुई थी। तभी बिरजू के कानों में पीछे से एक व्यक्ति की आवाज टकराई। कौन हो तुम? तुम तरबूज गांव के तो नहीं लगते। बिरजू ने जैसे ही पलटकर देखा तो पीछे एक व्यक्ति खड़ा हुआ था जिसने तरबूज के कपड़े पहने थे। हाँ, मैं इस गांव का नहीं हूँ, लेकिन मुझे इस तरबूज के गांव के बीज चाहिए। इस गांव के बीज ले जाना कोई आसान काम नहीं है। तुम्हें इसके लिए हमारे तरबूज के गांव के मुखिया से मिलना होगा। चलो मेरे साथ। वो व्यक्ति बिरजू को एक सुंदर झोपड़ी की ओर ले गया। वो पूरी झोपड़ी तरबूज के आकार की ही बनी हुई थी। बिरजू ने देखा कि उस तरबूज की झोपड़ी में वही साधु रहस्यमय अंदाज में बिरजू की ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। आप तो वही साधु हैं जिनकी वजह से मैं धनवान बना। तुम्हारी दुनिया में मैं साधु हूँ, मगर अपनी इस तरबूज के गांव में मैं यहाँ का मुखिया हूँ। मैं जानता था कि तुम एक दिन मेरे तरबूज के गांव में जरूर आओगे, लेकिन कोई फायदा नहीं। जैसा कि मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम अपना वादा नहीं निभाओगे तो तुमसे तुम्हारी कोई प्यारी चीज छीन ली जाएगी। मुझे माफ कर दीजिए साधु महाराज। मुझे धन दौलत पैसा कुछ नहीं चाहिए। मैं समझ गया इंसान का सबसे बड़ा धन उसकी संतान होती है, और मैं मूर्ख कागज के टुकड़ों को ही धन समझता रहा। मुझे अपनी गलती का पछतावा है। साधु बहुत गहरी नजर से बिरजू की ओर देखने लगे। तुम्हारी आंखों में मुझे पश्चाताप नजर आ रहा है। इतना कहकर साधु ने तरबूज के कुछ बीज बिरजू को पकड़ा दिए। इन बीजों को अपनी बेटी को खिला देना, तुम्हारी बेटी ठीक हो जाएगी। मगर याद रखना, किसी भी गरीब को अपने घर से खाली हाथ मत जाने देना। जो शांति हमें दूसरों की मदद करने से मिलती है, वो शांति हमें दौलत के बड़े बड़े खजानों के मिलने पर भी नहीं मिलती। इन तरबूज के बीजों को कस कर पकड़ लेना। तुम अपने आप को स्वयं अपने गांव में पाओगे।
बिरजू ने बीजू को पकड़ लिया। अगले ही पल उसने अपने आप को रतन ताई के घर के सामने पाया। बिरजू दौड़ता हुआ घर के अंदर चला गया। जैसे ही तरबूज के बीज के टुकड़े राधिका के मुंह में डाले, अचानक राधिका होश में आ गई। मुझे क्या हुआ था पिताजी? कुछ नहीं बेटी, तुझे कुछ नहीं हुआ था। हुआ तो मुझे था। मैं जरूरत से ज्यादा लालची और अहंकारी हो गया था, पर अब मैं तुम्हें और अपनी पत्नी को एक अच्छा इंसान बनकर दिखाऊंगा। उसके बाद उसकी हवेली में कोई भी गरीब व्यक्ति आता तो वो खाली हाथ नहीं जाता था। रत्नागिरी के छोटे से गांव में शंभू रहता था। वैसे तो शंभू एक मामूली इंसान था जो एक ढाबे में काम करता था, पर उसके पास उसकी एक छोटी जमीन थी जहां उसने सालों पहले आम के पेड़ लगाए थे। देख रही हो मीनाक्षी, मेरे आम के पेड़ कितने बड़े हो गए। पर अब तक इन पेड़ों पर आम क्यों नहीं लगे? बहुत जल्दी लगेंगे और फिर हमारी जिंदगी बदल जाएगी। उम्मीद है ये सब बहुत जल्दी से हो। मीनाक्षी और शंभू मिलकर अपने आम के पेड़ों का अच्छे से ध्यान रखा करते थे। रोज सुबह सारे पेड़ों को पानी डालने के बाद ही शंभू अपनी नौकरी पर जाया करता था। आज फिर तुम लेट हो गए शंभू। माफ कर दीजिए मालिक, अगली बार से नहीं होगा। वो मेरे एक पेड़ में कीड़े लग गए थे तो उसमें मैं दवाई डाल रहा था। ठीक है, इतने सालों से तू इन पेड़ों का ख्याल रख रहा है। भगवान ही जाने उसमें फसल कब आएगी। आएगी मालिक, जरूर आएगी। उसी दिन शंभू को अपनी पगार मिली 10,000 रुपए। वो सारे पैसे लेकर बगल वाली दुकान पर गया। ये लो भाई, आपके 500 रुपए जो मैंने पिछले हफ्ते लिए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ से वो किराने की दुकान पर गया। आ गए भाई। मैं सोच ही रहा था कि अब तक तुम क्यों नहीं आए। खैर, आपके घर का सारा राशन मैंने पहले ही मान लिया है। बहुत अच्छा किया। कितना हिसाब हुआ है भाई? 2040 रुपए। ये लो। फिर शंभू दूध वाले के पास गया। ये लो भाई, तुम्हारे 1000 रुपए। अब बकाया खत्म, नया हिसाब शुरू। हाँ ठीक है। सबका हिसाब दे दाकर जब वो घर पहुंचा, आप ही का इंतजार कर रही थी। पगार मिल गई लगता है। यहाँ रख दीजिए सारा राशन। मिल गई और 3540 रुपए दे भी दिए। मतलब अब बस 6407 रुपए बचे हैं। हाँ, इसमें से खेत के लिए मुझे 3000 रुपए लगेंगे। बिजली, मोटर, पानी का बिल वगैरह वगैरह। 500 मेरे महीने के खर्च और बचे हुए 3000 रुपए तुम रख लो। जो सामान लगे वो लाना और बाकी पैसे बचा लेना। जी ठीक है। मैंने सोचा था इस महीने अगर 3000 से ज्यादा पैसे मिले तो नई साड़ी खरीद लूंगी। वो अगले महीने मेरे बहन की शादी है ना। तुम फिक्र मत करो, कुछ दिनों में मैं तुम्हारे लिए नई साड़ी ले आऊंगा। ठीक है जी। सारा हिसाब हो चुका था। अगली सुबह जब शंभू अपने आम के पेड़ों के पास पहुंचा तो वो हैरान था। मीनाक्षी, क्या हुआ? देखो, पेड़ों पर फल आ रहे हैं। हे भगवान, ये हमारे पेड़ों की पहली फसल होगी। हाँ हाँ, उम्मीद है फसल बहुत अच्छी होगी ही। हमने इतने सालों से इन पेड़ों की देखभाल की है। वो तो है। शंभू और मीनाक्षी उत्साहित थे। उनकी वर्षों की मेहनत रंग लाई थी। 1 महीने में सारे पेड़ों पर आम आ गए। कितने सारे आम है ना? हाँ, हमें अभी इनकी और भी अच्छे से देखभाल करनी होगी, तभी हमें अच्छा दाम मिलेगा। हाँ बिल्कुल। अब से मीनाक्षी और शंभू ने ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने आम के बगीचे में बिताया। अगर एक भी आम को कीड़े लगते तो वो तुरंत उसे तोड़ देते। लगभग 3 महीने बाद आम पकने लगे। शंभू ने एक आम तोड़ा और उसे खाया। ये आम तो बहुत ही रसीले हैं मीनाक्षी, तुम भी खाओ। हाँ हाँ। मीनाक्षी ने भी आम चखे। सही कहते हैं लोग, सब्र का फल मीठा होता है।
अब सारे आम तोड़ने होंगे। ठीक है। शंभू ने अपनी नौकरी से कुछ दिनों की छुट्टी ले ली और दोनों पति पत्नी मिलकर आम इकट्ठे करने लगे। 3 दिनों में आमों का बड़ा सा ढेर लग गया। सोचा नहीं था इतने सारे आम लगेंगे हमारे पेड़ों पर। भगवान जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। तभी एक आमों का व्यापारी वहाँ से गुजर रहा था। उसका ध्यान ताजे आमों पर पड़ा। अरे शंभू भाई, सारे आम बेचने हैं क्या? जी स्वामी भाई। स्वामी ने एक आम चखा। वाह, एक नंबर, बहुत ही मीठे हैं और आकार भी बड़ा है। क्या दाम लोगे इन सब का? ये मेरी पहली फसल है, आप ही कुछ हिसाब से बता दीजिए। फसल बहुत अच्छी है, मैं इन सब आम का तुझे 3 लाख रुपए दे सकता हूँ। 3 लाख? सौदा मंजूर है तो बोल। जी मंजूर है, और हाँ, अगले साल भी मुझे ही बेचना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं पैसे और आदमी लेकर आता हूँ। ठीक है। स्वामी पैसे लेने चला गया और मीनाक्षी और शंभू बातें करने लगे। भगवान की कृपा है हम पर। 3 लाख? बाप रे। कृपा तो है और हमारे सालों की मेहनत भी तो है मीनाक्षी। हाँ, ये मेहनत का ही तो फल है। वो दोनों स्वामी के लौटने का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद स्वामी एक टेम्पो, कुछ आदमी और पैसों के साथ लौट आया। ये लो शंभू, तुम्हारे पैसे। बहुत बहुत धन्यवाद। शंभू ने पहली बार इतने सारे पैसे देखे थे। स्वामी के आदमी आमों को टेम्पो में भरने लगे। सब कुछ हो जाने के बाद शंभू और मीनाक्षी घर लौटे। इतने सारे पैसों का हम क्या करेंगे? 1 लाख बैंक में FD रखेंगे, 1 लाख के तेरे लिए गहने बनवाएंगे और 1 लाख अगले साल के लिए बचाएंगे। 1 लाख के गहने? हाँ, जिंदगी भर मैंने तुझे दिया ही क्या है सिवाय इस मंगलसूत्र के। चल अभी गहने खरीदते हैं। अभी? हाँ अभी। मीनाक्षी और शंभू गहनों की दुकान पर पहुँचे। राम राम किमजी भाई। राम राम। बोलो शंभू भाई, क्या दिखाऊं? भाभी जी के लिए कान की बाली या अंगूठी? आप कान की बाली भी दिखाइए, अंगूठी भी और एक हार भी। ठीक है भाई। खिमजी भाई ने पहले बालियां दिखाई। मीनाक्षी ने एक बाली पसंद कर ली। फिर अंगूठियां दिखाई। मीनाक्षी ने एक अंगूठी भी पसंद कर ली। फिर खिमजी भाई ने हार दिखाए। मीनाक्षी ने एक हार भी पसंद कर लिया। इन सबको मिलाकर 70,000 हुए हैं शंभू भाई। बस एक काम कीजिए, आप कंगन भी दिखाइए। जी। खिमजी भाई ने कंगन भी दिखाए। मीनाक्षी को एक कंगन की जोड़ी भी पसंद आई। इन सबको मिलाकर 1,10,000 हुए हैं शंभू। ठीक है। शंभू ने अपने झोले से पैसे निकाले और खिमजी भाई को दे दिए। अरे वाह भाई, इतने सारे पैसे, वो भी नगद। कोई खजाना मिला है क्या? ऐसा ही समझो। खिमजी ने सारे गहने मीनाक्षी को दे दिए और वो लोग वहाँ से निकल गए। शंभू के जाते ही खिमजी भाई ने ये बात दूसरे दुकानदार को बताई। वो शंभू मेरी दुकान से 1,10,000 के गहने खरीद कर गया है। लगता है कोई खजाना मिला है उसे। अरे बाप रे। और ये बात आग की तरह फैल गई। सारे गांव वाले मिलकर मुखिया के पास गए। जरूर शंभू को खजाना मिला है। उसने 1,10,000 के गहने खरीदे। बाप रे, वो ढाबे पर काम करने वाला शंभू ना। अगर उसे खजाना मिला है तो उस पे सारे गांव का हक है। हमें उससे अपना हक मांगना ही चाहिए। हाँ चलो। मुखिया के साथ सारे लोग शंभू के घर पहुँचे। आप सब एक साथ? क्या बात है? सुना है तुम्हें खजाना मिला है। उस खजाने पर गांव वालों का भी अधिकार है। मुझे कोई खजाना नहीं मिला, तो इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कैसे आए? वो इस साल मेरे आम के पेड़ों की पहली फसल बिकी है। 3 लाख रुपए में स्वामी भाई ने ही तो खरीदी है। झूठ है, वो कंजूस स्वामी तुम्हें एक फसल के 3 लाख देगा? कुछ भी। यकीन नहीं आता तो उनके पास चलो,
सारे गांव वाले स्वामी व्यापारी के गोदाम में पहुंचे। स्वामी भाई, इन्हें बताओ कि तुमने मेरे आमों का मुझे 3 लाख रुपए दिया है। हाँ दिया है। इन्हें लगता है कि मुझे कोई बड़ा खजाना मिला है और ये अपना हिस्सा मांग रहे हैं। थू, कितने गए गुजरे हो तुम लोग। इस बेचारे ने सालों से अपने आमों के पेड़ों पर मेहनत की और अब जाकर इसके पेड़ों पर फसल उगी है। ये इसकी मेहनत की कमाई है और तुम लोग इससे हिस्सा मांग रहे हो। तुम सबको तो डूब कर मर जाना चाहिए। स्वामी व्यापारी ने सारे गांव वालों को अच्छे से खरी खोटी सुनाई और सबका सिर शर्म से झुक गया। खिमजी भाई को खटक गया कि शंभू के पास 1,10,000 रुपए थे। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि लोगों को दूसरों का भला होता हुआ अच्छा नहीं लगता। बहुत ही मतलबी होती जा रही है ये दुनिया। केशव और गंगा की शादी को 6 साल हो चुके थे, लेकिन अब भी उन दोनों की बिल्कुल नहीं बनती थी और इसका कारण था केशव का शराब पीना। केशव रोज शराब के नशे में धुत लड़खड़ाते हुए घर आता था। अरे गंगा, चल खाना लगा। कितनी बार बोला है आपको कि शराब पीकर घर मत आया कीजिए। अरे ये मेरा घर है, तू कौन होती है मुझे घर में ऐसे रोकने वाली? मैं आपकी पत्नी हूँ और ये आपका बेटा सौरभ, और सौरभ को आपसे बहुत डर लगता है। कम से कम इसके लिए तो शराब पीना छोड़ दीजिए। ये मेरा बेटा है, मुझसे थोड़ी ना डरेगा। तू कुछ भी बोलती है अनाप शनाप। सौरभ, अरे सौरभ। सौरभ अपने पिता से डरकर अंदर के कमरे में भाग जाता है। तूने मेरे बेटे को डरपोक बना दिया है। और नशे की हालत में केशव गंगा को पीटता रहा। ये सब रोज का था। केशव रोज शराब पीकर आता और नशे में अपनी पत्नी को मारा करता था। केशव का बेटा सौरभ उससे बहुत डरता था और वो अक्सर किसी कोने में छुप जाया करता था। एक दिन की बात है, गंगा ने ठान लिया था कि आज वो केशव के इस रोज रोज के शराब की समस्या से मुक्ति पाकर ही रहेगी। इसलिए गंगा ने अपने पिता मधुकर राव को घर बुलाया था। पिताजी, अब ये रोज का हो गया है। ये खूब शराब पीकर आते हैं और मुझे मारते पीटते हैं। अब तो सौरभ अपने पिता से डरने लगा है। तू चिंता मत कर, मैं दामाद जी से बात करूंगा। बाप बेटी केशव के घर लौटने का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद केशव आया, पर वो नशे में धुत था। अरे गंगा, अरे ससुर जी, आप कब आए? गंगा, अपने पिता की अच्छे से ख्याल रखो, उन्हें अच्छा अच्छा खिलाओ पिलाओ। मैं खाना पीना खाने नहीं, बल्कि आपसे बात करने आया हूँ दामाद जी। मुझसे बात करने? किस बारे में? आपकी इस रोज रोज की शराब की आदत के बारे में। दामाद जी, आप समझदार हैं, आप जानते ही होंगे कि इस शराब की आदत की वजह से आपका पारिवारिक जीवन खराब होता जा रहा है। आपका तो बेटा भी आपसे डरने लगा है। बस ससुर जी, ये मेरा अपना मामला है, आपको इसमें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी बेटी और नवासे की भलाई के लिए बोल ही सकता हूँ। वो आपकी बेटी थी, अब मेरी पत्नी है। मैं उसे जैसे रखूं उसे रहना पड़ेगा, चाहे मैं उसे मारूं, पीटूं या कुछ भी करूं। नहीं दामाद जी, आप ये गलत बोल रहे हैं। वो मेरी बेटी अब भी है, मैं उसे आपके साथ मार खाने के लिए नहीं छोड़ सकता। तो ले जाओ अपनी बेटी को अपने साथ, मैं भी देखता हूँ कितने दिन पालोगे। चल बेटी, अब इस आदमी से बात करना ही बेकार है। पर सौरभ, मम्मी मैं आपके साथ ही रहूंगा। हाँ, तू भी चला जा अपनी माँ का पल्लू थाम के। चलो गंगा, अब यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है। गंगा और सौरभ मधुकर के साथ चले गए। मधुकर राव गांव में रहते थे। उनका आम का बगीचा था। नाना, इतने सारे आम,
ये सब तो मैं खाऊंगा। हाँ हाँ खा लेना, ये सब मैंने तेरे लिए ही तो उगाया है मेरे लाडले। सौरभ नाना के घर पहुंचकर बहुत खुश था, पर गंगा परेशान थी। वो खर्चे का सोच रही थी। पिताजी, मैं यहाँ आ तो गई, पर मेरी वजह से आपका खर्च बढ़ जाएगा। इन आमों को बेचकर जैसे तैसे आपका गुजारा हो रहा था, अब हम दोनों का भी बोझ आप पर आ गया। अब सब कैसे होगा? इतना मत सोच गंगा, वो ऊपर वाला है ना, वो कोई ना कोई रास्ता निकालेगा ही। मैं खुश हूँ कि तुझे उस शराबी पति के साथ रहना नहीं पड़ रहा है। भगवान सब ठीक कर देगा। ठीक है। गंगा ने घर का सारा काम संभाल लिया। अब मधुकर राव सारा समय अपने आम के बगीचे में रहते थे, अपने नवासे के साथ बातें करते। नाना जी, वो पेड़ आपने कब लगाया था? वो पेड़ शायद जब तेरी माँ तेरी उम्र की होगी तब। बाप रे, और वो सबसे बड़ा वाला? वो मैंने नहीं लगाया बेटा, वो तो मेरे पिताजी ने लगाया था, मेरे भी जन्म के पहले। मतलब वो आपसे भी बड़ा है? हाँ। तभी गंगा सबके लिए चाय और नाश्ता लेकर आई। अब बस हुआ आप दोनों का, थोड़ा नाश्ता कर लीजिए। अरे गंगा, काफी दिन हो गए तेरे हाथ की वो स्वादिष्ट चटनी खाए हुए। देख, आम भी कच्चे हैं, वो चटनी मिल जाती तो मजा आ जाता। ठीक है पिताजी, आज बनाती हूँ, शाम में ले आऊंगी। अरे वाह। मधुकर और सौरभ चाय के साथ नाश्ता करने लगे। गंगा रसोई लौटी और वो मसालों से चटनी बनाने लगी। कुछ ही देर में उसकी चटनी तैयार हो गई। अब ये तैयार है। गंगा चटनी लेकर बगीचे में लौटी तो वहाँ मधुकर के 2 दोस्त भी थे। पिताजी, चटनी बन गई है। अरे वाह, इन दोनों को भी खिलाओ। ठीक है पिताजी। गंगा ने 2 कच्चे आम काटे और उन्हें चटनी लगा दी और सबको परोसा। कच्चे आम का स्वाद लेते ही, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी है, चटाकेदार। मैंने कहा था ना, मेरी गंगा बहुत अच्छी कच्चे आम की चटनी बनाती है। हाँ भाई, अगर ये कच्चे आम की चटनी बनाना शुरू कर दे तो हाथों हाथ सब खत्म हो जाएगी, लोग दीवाने हो जाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। ये बात सुनकर गंगा सोचने लगी। वैसे भी मैं खर्चे का सोच ही रही थी। अगर कच्चे आम बेचकर मुझे पैसे मिले तो हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। क्या हुआ गंगा? पिताजी, मैं सोच रही हूँ कि जैसे काका ने कहा, कच्चे आम का व्यापार ही खोल लूं, कम से कम कुछ तो कमाई होगी। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, मैं भी तेरा साथ दूंगा। और अगले ही दिन से गंगा ने मार्केट में कच्चे आम का ठेला लगाया। उसके ठेले पर कच्चे आम देखकर, ये कच्चा आम कितने का है? 15 रुपए प्लेट। मुझे 1 प्लेट देना। गंगा ने उस औरत को 1 प्लेट कच्चे आम दिए और 15 रुपए ले लिए। वाह, इतना स्वादिष्ट कच्चा आम मैंने पहले कभी नहीं खाया। इसके बाद कई और ग्राहकों ने गंगा के कच्चे आम की तारीफ की। पहले ही दिन गंगा के कच्चे आम मशहूर होने लगे थे। शाम तक सारे आम खत्म हो चुके थे। गंगा ने ठेला बंद किया और अपनी पहली कमाई देखकर वो बहुत खुश थी। वो खुशी खुशी घर लौटी। कैसा था आज का दिन? बहुत अच्छा पिताजी, लोगों को मेरे कच्चे आम बहुत पसंद आए। कितने सारे लोगों ने मेरी तारीफ की। और तो और ये देखिए, आज की कमाई। अरे वाह, मुझे यकीन था तू कर ही लेगी। आज के सारे आम खत्म हो गए पिताजी। मैंने और कच्चे आम तोड़ के रखे हैं, पर अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें कच्चे आम बाहर से खरीदने होंगे। भगवान करे तेरा नया व्यापार खूब फले। धन्यवाद पिताजी। मेरा सौरभ कहाँ है? वो खेल कूद करके थक गया था, मैंने उसे खाना खिलाया और फिर वो सो गया। पिताजी, आप हमारा साथ नहीं देते तो हमारा क्या होता? मेरी गुड़िया, मैं अपनी बेटी का कैसे साथ नहीं दूंगा? तू तो मेरी गुड़िया है, मेरी परी, और तू कभी भी मुझ पर बोझ नहीं बनेगी। गंगा ने अपने पिताजी को गले लगाया और शुरू हो गया आत्मनिर्भरता का अभियान। गंगा रोज कच्चे आम बेचती और उसके पिताजी उसकी मदद करते, सौरभ को संभालते।
अब गंगा को अपने शराबी पति की कोई जरूरत नहीं थी। सही कहा था मधुकर राव ने, बेटियां बोझ नहीं होती। दिया के हाथों बनाए गए आमरस के चर्चे पूरे गांव में फैले थे। दिया का हाथ मांगने मनोज जब अपने परिवार के साथ गया था, तब भी दिया ने आमरस खिला के उनका मन मोह लिया था। शादी के बाद दिया और मनोज अपने बड़े से परिवार के साथ रहने लगे। मनोज के माता पिता थे, 3 भाई थे और उनके बीवी बच्चों को मिलाकर 16 लोगों का परिवार था। एक दिन किचन में काम करते हुए दोनों जेठानी आकर दिया को कहती हैं, सुनो छोटी बहू, मैंने और चंपा ने बहुत संभाल लिया इस घर को, अब तुम्हारी बारी है। जी दीदी, मैं अपना काम अच्छे से करूंगी। सिर्फ कहने से नहीं होगा, करके दिखाओ। कल रात के बर्तन तो धोए नहीं तुमने अब तक। कौन सा काम अच्छे से कर रही हो तुम? मैंने रात के सारे बर्तन धो दिए थे। ये तो आज सुबह जो आपने बच्चों के लिए नाश्ता बनाया था उसके बर्तन हैं। अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चंपा और मैं कभी अपने बर्तन ऐसे छोड़कर नहीं जाते। फालतू खेल सा मत लगाओ हमारे ऊपर। तभी दिया की सास किचन में आती है। क्या हो गया? तुम दोनों इस बेचारी पर क्यों चिल्ला रही हो? कौन बेचारी? एक तो काम चोरी कर रही है, ऊपर से आप इसका ही साथ दे रही हैं। माँ जी, आपकी उम्र का लिहाज है, वरना ये सारे काम तो आपसे करवाते हम। इतना कहकर नूतन और चंपा किचन से निकल जाती हैं। सास उदास होकर किचन में कोने में बैठ जाती है। उनकी उदासी देखकर दिया उनसे कहती है, माँ जी, आप उदास मत होइए, मैं अभी धो दूंगी सारे बर्तन। तब तक आप ये ठंडा सा आमरस पी लीजिए, मजा आ जाएगा आपको। सास आमरस देखते ही खुश हो जाती है और मिनटों में आमरस खत्म कर देती है। हाय रे मेरी किस्मत, बहू के नाम पर डायन है दोनों दिया बेटा। बेटों को भी चंगुल में फंसा कर रखा है। किसी तरह छुटकारा मिल जाए मुझे इस जिंदगी से। ये सुनकर दिया मुस्कुराते हुए अपनी दोनों जेठानी के लिए आमरस बनाती है। बेटी, अभी तो आमरस बनाया था, अब दोबारा बना रही है। किसके लिए? ये स्पेशल आमरस है नूतन और चंपा दीदी के लिए। आज के लिए उनकी चिकचिक से छुटकारा मिल गया, सोचिए आप। थोड़ी देर में दिया अपनी जेठानियों को आमरस देने जाती है। क्या हुआ? काम छोड़कर फिर से क्यों आ गई यहाँ? जी दीदी, वो आप दोनों के लिए आमरस लाई हूँ। मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ, सोचा आप लोगों को खिला दूँ। हाँ हाँ, वैसे ही गर्मी काफी है, ला दे यहाँ। दिया उन्हें आमरस की कटोरी थमाकर उनके कमरे से निकल जाती है। वो दरवाजे के बाहर खड़ी होकर चुपचाप उन्हें देख रही है। जैसे ही दोनों ने आमरस खत्म किया, दोनों अजीब तरह से नाचने लग जाती हैं और अचानक दोनों खड़ी खड़ी आम बन जाती हैं। पीले रसीले छोटे छोटे आम। दिया भागकर फिर से कमरे के अंदर जाती है और उन 2 आमों को उठाकर किचन में ले आती है। नूतन और चंपा अचानक से छोटे छोटे आम बन जाती हैं। बड़ी आम नूतन है और छोटी आम चंपा। आम में उनका चेहरा दिख रहा है। उन दोनों की आवाज सिर्फ दिया को ही सुनाई देती है। ये क्या हो गया हमारे साथ? हम आम कैसे बन गए? हाँ, ये क्या किया तूने दिया की बच्ची? तुझे नहीं छोड़ूंगी मैं। एक बार ठीक होने दे मुझे। ठीक तो तब होंगे ना जब आप जिंदा बच पाएंगे। गर्मी का समय है, घर में सबको आमरस पीना है। क्या पता आप दोनों को उठा के कोई आमरस बना दे। दिया हंसते हुए दोनों आम को किचन के कोने में रख देती है और अपने काम पर लग जाती है। थोड़ी देर में सास आकर उन 2 आम को उठाकर बाहर ले जाने ही वाली थी कि दिया ने उन्हें देख लिया। माँ जी, आप उन आमों को कहाँ लेकर जा रही हैं? वो बाहर एक गाय आई है, उसको खिला देती हूँ। इनको यहीं रख दीजिए, मैं आपको सब्जियों के छिलके दे देती हूँ खिलाने के लिए। हाँ, वो तो और भी अच्छा होगा, दे दो। दोपहर को पूरा परिवार खाना खाने बैठता है। दोनों बहुएं गायब हैं। उनके पति आकर पूछते हैं वो दोनों कहाँ गई। पता नहीं भैया,
मुझे कुछ बताया ही नहीं उन्होंने, पर शायद बाजार से आम लेने गई हैं। मेरे हाथों का आमरस खा के बहुत खुश हो गई थी, कह रही थी कि अब दिन रात वही खाएंगी। सब अपना खाना खत्म करके वहाँ से चले जाते हैं। दिया को किचन के अंदर से उन 2 आम के चिल्लाने की आवाज आती है। दिया, ओ दिया, हमें ठीक कर दे प्लीज। छोटी बहू, तुम जो कहोगी मैं मान जाऊंगी। आज से सारे काम भी हम ही करेंगे, हमें ठीक कर दो, विनती है हमारी। अरे अभी तो आपसे आमरस बना भी नहीं और अभी इतना रो रही हो। सोचो, जब आपको काट कर आमरस बनाऊंगी तो क्या हाल होगा आप दोनों का। नूतन और चंपा दोनों बार बार दिया से माफी मांगने लगी। दिया को भी उनके लिए थोड़ा बुरा लग रहा था, तो उसने 2 चुटकी नमक उनके ऊपर छिड़क कर उन्हें वापस इंसान बना दिया। दोनों भागते हुए किचन से बाहर निकली और अपने पतियों के पास पहुंची। पता था यही करेंगी ये दोनों, अपने अपने पति को जाकर मेरे बारे में बता देंगी। पर मैं भी कम थोड़ी ना हूँ, मेरे हाथों के आमरस में जादू है। और सिर्फ कहने की बात नहीं, पहले इन पर जादू चलाया, अब इनके पतियों पर जादू चलेगा। नूतन और चंपा दोनों रोते हुए अपने पतियों को आम बनने की कहानी बता रही थी। तभी दिया आमरस लेकर उनके पास पहुंचती है। इसके आमरस कोई मत खाना, ये काला जादू करती है। हाँ हाँ दीदी, सच कह रही हैं, इसका आमरस खाते ही हम आम बन गए थे। दोनों पति अपनी पत्नियों को देख रहे हैं। दोनों को लगता है कि नूतन और चंपा पागल हो गई हैं। दोनों दिया के हाथ से आमरस लेकर खाने लग जाते हैं। नहीं, आप दोनों भी आम बन जाओगे। हे भगवान, ऐसा मत कीजिए। अपने पतियों को बचाने के चक्कर में नूतन और चंपा दोनों उनके हाथ से आमरस छीनकर खुद खा जाती हैं और खाते ही उनके उस दिन की सारी याददाश्त खो जाती है। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ, हम तो अपने कमरे में बैठे हुए थे। नूतन और चंपा के पति दोनों पर खूब चिल्लाते हैं और कहते हैं वो दोनों सच में पागल हो गई हैं। उस दिन के बाद से नूतन और चंपा ने कभी भी दिया और अपनी सास को तंग नहीं किया, और कभी अगर वो कुछ करती तो दिया उन्हें अपना जादुई आमरस खिलाकर आम बना देती थी। घर वालों को उनकी बात का भरोसा नहीं होता था और उन दोनों को सब पागल समझने लग गए थे। शीशमपुर नाम के एक गांव में बबलू नाम का एक मुर्गी पालन करने वाला रहता था। बबलू छोटे चूजों को खरीदता था और फिर जब वे बड़े होकर मुर्गी या मुर्गे बन जाते तो उन्हें अच्छे दामों में बेच देता। बबलू के छोटे से घर के बराबर में एक बड़ा सा प्लॉट था। उस प्लॉट को गांव के अमीर आदमी हरवंश ठाकुर ने खरीदकर वहां एक शानदार मकान बनाया। हरवंश और उसके परिवार को बबलू जैसा गरीब पड़ोसी बिल्कुल पसंद नहीं था। ओ बबलू, तुम्हारे मुर्गे मुर्गी हमारे घर के सामने नहीं आने चाहिए। ये सड़क पर बहुत गंदगी फैलाते हैं, इन्हें अपने घर के अंदर ही रखा करो। माफ करना ठाकुर जी, मैं इन्हें दिन भर संभालता रहता हूँ, पर 1-2 मुर्गे मुर्गी शैतान हैं, घर से बाहर निकल जाते हैं। हरवंश के लड़के रॉकी को कुत्ते पालने का शौक था। रॉकी अपने घर एक बड़ा सा बुलडॉग ले आया। रॉकी हर सुबह बुलडॉग को खुला छोड़ देता और बुलडॉग बबलू के आंगन में घूम रही मुर्गे मुर्गियों को खा जाता। बबलू और उसकी पत्नी डर के मारे कुत्ते से कुछ नहीं कह पाते थे। अगर ये कुत्ता ऐसे ही हमारी मुर्गों को खाता रहा तो हमारा बहुत नुकसान होगा। तुम हरवंश ठाकुर से जाकर शिकायत करो ना, या उसके लड़के रॉकी से जाकर बात करो कि वो कुत्ते को बांध कर रखा करे। तू शोर मत मचा, मैं जाकर बात करूंगा। बड़े आदमी हैं, कहीं बुरा मान जाएंगे तो हमें यहाँ रहने में परेशानी होगी। एक दिन डरते डरते बबलू रॉकी से बोला, बाबूजी, अपने कुत्ते को खुला ना छोड़ो तो बड़ी मेहरबानी होगी। ये हमारे मुर्गा और मुर्गी खा जाता है, बहुत नुकसान हो चुका है हमारा। रॉकी ने गरीब बबलू की बात को मजाक में उड़ा दिया। बबलू के घर एक शाहिद नाम का मुर्गा था। शाहिद सभी मुर्गों में सबसे बड़ा था। बबलू और बबलू की पत्नी की कोई संतान नहीं थी।
वे शाहिद को अपने बच्चे की तरह प्यार करते थे। बाजार में शाहिद जैसे बड़े मुर्गे की अच्छी कीमत मिल सकती थी, लेकिन उन्होंने शाहिद को बेचा नहीं। शाहिद रोज सुबह 5 बजे उठकर सड़क पर जाता और जोर से बांग देता। शाहिद की आवाज सुनकर ही बबलू और उसकी पत्नी जागा करते थे। रॉकी के बुलडॉग की नजर शाहिद पर पड़ गई। एक दिन जब शाहिद बांग देने बाहर निकला तो बुलडॉग ने उसे दबोच लिया। बबलू की पत्नी जब रोड पर झाड़ू लगाने आई तो उसने रोड पर शाहिद के पंख और टुकड़े पड़े हुए देखे। बबलू की पत्नी तुरंत रोती हुई घर में आई। रॉकी के कुत्ते ने हमारे शाहिद को मार डाला। रोड पर शाहिद के टुकड़े पड़े हुए हैं। बबलू और उसकी पत्नी शाहिद के टुकड़ों को अपने सीने से लगाकर बहुत रोए। वे दोनों हरवंश ठाकुर के पास पहुँचे। ठाकुर जी, आपके कुत्ते ने हमारे शाहिद को मार डाला। हम शाहिद को अपनी औलाद की तरह प्यार करते थे। आपका कुत्ता हमारा बहुत नुकसान कर चुका है। आपके बुलडॉग की वजह से रोज हमारे पेट पर लात पड़ती है। हमने रॉकी बाबू से कहा था कि कुत्ते को बांध कर रखें, लेकिन उन्होंने तो। बस करो, सुन लिया हमने तुम्हारा रोना। हमारे बेटे रॉकी से कुछ मत कहना। उसे हम अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। तुम्हारा मुर्गा गया है ना, मैं तुम्हें मुर्गे के बदले मुर्गा खरीद कर दे दूंगा। हरवंश एक चिकन शॉप पर गया। कहिए ठाकुर जी, कितने किलो चिकन दे दूं? आज मुझे चिकन नहीं चाहिए, एक जिंदा मुर्गा दे दो। आप अच्छे समय पर आए हैं, सिर्फ एक ही मुर्गा जिंदा बचा हुआ है। हरवंश ने चिकन वाले से मुर्गा खरीदा और बबलू को ले जाकर दे दिया। लो, खुश रहो और इसे पालो। अगली सुबह बबलू और उसकी पत्नी नए मुर्गे की बांग सुनकर ही उठे। बबलू की पत्नी ने सुबह के लिए भगोने में काले चने भिगो कर रखे थे। जब उसने भगोने का ढक्कन हटाया तो देखा कि भगोने में सोने के चने रखे हुए हैं। बबलू की पत्नी का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने बबलू को सोने के चने दिखाए। दोनों को समझ नहीं आया कि चने सोने के कैसे बन गए। अगले दिन फिर वे लोग मुर्गे की बांग सुनकर उठे। उन्होंने देखा कि बाथरूम में रखी बाल्टी सोने की बन चुकी है। इस तरह वे लोग मुर्गे की बांग सुनकर उठते और रोजाना उनके घर पर कोई एक चीज सोने की बन जाती। एक बार मुर्गा बीमार पड़ गया और उसने कुछ दिन बांग नहीं दी। तब बबलू के घर कोई चीज सोने की नहीं बनी। बबलू और उसकी पत्नी समझ गए कि उनके घर जो नया मुर्गा आया है उसकी बांग में कुछ जादू है जो रोज घर की किसी एक चीज को सोने का बना देती है। धीरे धीरे बबलू के घर की आर्थिक समृद्धि बढ़ने लगी। रॉकी एक बार अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था तो बॉल बबलू के आंगन में चली गई। रॉकी जब बॉल लेने बबलू के आंगन पहुंचा तो उसने बबलू और उसकी पत्नी को मुर्गे के बारे में बातें करते सुना। रॉकी ने सारी बात सुन ली और अपने पापा को जाकर सब कुछ बताया। अच्छा, तो ये बात है, हमारे दिए मुर्गे से वो अमीर होता जा रहा है। मुर्गा उसे हमने दिया तो उससे जो सोना मिलता है उसका कुछ हिस्सा तो हमें भी मिलना चाहिए। हरवंश फिर बबलू के घर पहुंचा और उसने कहा, बबलू बाबू, हमें सब पता चल गया है कि तुम्हारे घर इतनी सुख समृद्धि कहाँ से आ रही है। वो मुर्गा हमने तुम्हें दिया था, इसलिए उससे जो सोना मिलेगा उसका 30% हिस्सा हमें भी मिलना चाहिए। समझ गए? ठीक है बाबूजी, ले लेना। कुछ दिन हरवंश सोने का 30% हिस्सा लेता रहा। पापा, हम सिर्फ 30% हिस्सा ले रहे हैं और बबलू को 70% हिस्सा मिल रहा है। इस हिसाब से तो भविष्य में बबलू के पास ज्यादा सोना इकट्ठा हो जाएगा और वो हमसे भी ज्यादा अमीर हो जाएगा। हरवंश फिर बबलू के घर पहुंचा और उसने कहा, बबलू, ये ठीक नहीं है कि तुम 70% हिस्सा रखो। सोना दोनों में बराबर बराबर बंटना चाहिए। यानी मुझे 50% हिस्सा चाहिए, 50%। समझ गए तुम? ठीक है बाबूजी, ले लेना। अब हरवंश को सोने का आधा हिस्सा मिलने लगा।
लेकिन वह इतने पर भी संतुष्ट नहीं हुआ। पापा, मुर्गा बबलू को हमने खरीद कर दिया था, इसलिए हमें ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। हरवंश फिर बबलू के घर पहुंचा और इस बार उसने बबलू से 80% हिस्सा मांगा। बबलू बेचारा इतने पर भी राजी हो गया, लेकिन हरवंश और उसके बेटे के मन में लालच बढ़ता ही गया। पापा, वो मुर्गा हमारा है, उससे मिलने वाले पूरे सोने पर सिर्फ हमारा हक होना चाहिए। सोना छोड़ो, हम उस मुर्गे को ही अपने घर उठा लाते हैं। वैसे भी अनपढ़ बबलू और उसकी पत्नी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। हरवंश बबलू से जादुई बांग लगाने वाला मुर्गा छीन लाया। अब सोना लेने के लिए बबलू के पास जाने की जरूरत नहीं, हमारे घर ही रोज कोई ना कोई चीज सोने की बनेगी। अगले दिन सुबह जब मुर्गे ने बांग दी तो हरवंश बहुत खुश होकर उठा और पूरे घर में ढूंढने लगा कि क्या चीज सोने की बनी है, लेकिन उसे कुछ भी सोने का बना नहीं मिला। ये कैसे हो सकता है? उस दिन दोपहर के 12 बज गए, लेकिन रॉकी सोकर नहीं उठा। आज ये रॉकी को क्या हो गया? अभी तक सो रहा है। हरवंश रॉकी के कमरे में गया और रॉकी के ऊपर से चादर हटाई। रॉकी सोने का बन चुका था। अपने बेटे को सोने का बना देखकर हरवंश को गहरा सदमा पहुंचा और उसे हार्ट अटैक आ गया। तुरंत हरवंश की मृत्यु हो गई। अशोक खेतों में मजदूरी का काम करता था। वो एक अनाथ था, उसका कोई नहीं था। रोज रास्ते में उसे एक आम का बगीचा दिखा करता था। अशोक रोज ताजे ताजे रसीले आमों को देखा करता था। उसका बड़ा मन होता था कि वो आम खा सके, पर उस बगीचे में एक मोटा सेठ हमेशा चिल्ला रहा होता है। अरे निकम्मो, तुम लोगों को काम करने की तनख्वाह देता हूँ, काम करो। उस सेठ की आवाज सुनकर अशोक चुपचाप अपने रास्ते चला जाया करता था। एक शाम की बात है, अशोक खेत से लौट ही रहा था तो उसका ध्यान आम के बगीचे पर गया। क्या बात है, आज कोई आवाज नहीं आ रही है। लगता है आज सेठ कहीं बाहर गया होगा। अशोक बगीचे में झांकने लगा तो उसका ध्यान एक आम पर पड़ा जो बगीचे के बाध पे लटक रहा था। वाह, लगता है वो आम पेड़ से गिरकर बाड़ पर लटका है, मैं निकाल लेता हूँ। अशोक बाध पर चढ़ने लगा और नीचे कूद गया। उसने आम निकाल लिया। अरे चोर, मेरे बगीचे से आम चुरा रहा है। वो सेठ चीखता हुआ उसके पीछे आया। मैंने चोरी नहीं की है सेठ जी। अच्छा, सारे आम झूठ बोल रहे हैं। नहीं सेठ जी, मैंने चोरी नहीं की है। ये आम बाड़ पर लटका था, मैंने तो बस इसे बाड़ से उठाया। ये आम है तो मेरे ही बाग का ना, तूने बिना इसके पैसे दिए इसे उठाया। ये चोरी ही तो हुई। चाहूँ तो अभी पुलिस बुलाकर तुझे गिरफ्तार करवा सकता हूँ। नहीं 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 सेठ जी, आप ये आम रख लीजिए, आप मुझे माफ कर दीजिए। हाँ हाँ, निकलो यहाँ से। आइंदा मेरे बगीचे के आसपास भी नहीं दिखना। पैसे वैसे तो होते नहीं हैं और चले आते हैं मुफ्त के आम खाने। अशोक उस बगीचे से आगे बढ़ गया। वो अपने गांव की ओर पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ एक बूढ़ी औरत आम की टोकरी के पास खड़ी थी। अरे बेटा, जरा इस टोकरी को उठाने में मेरी मदद कर दो। अशोक बूढ़ी औरत के पास गया। अरे अम्मा, ये तो बहुत भारी लग रहा है, क्या आप अकेले उसे उठा पाएंगी? हाँ बेटा, अब पेट के लिए इतना तो करना ही होगा। अम्मा, आज आपकी ये टोकरी मैं उठाऊंगा, आप चलिए। मेरी वजह से तुम क्यों कष्ट उठाओगे बेटा? अरे अम्मा, मैं आपके बेटे की तरह हूँ, मुझे उठाने दीजिए। अशोक ने वो टोकरी उठा ली और चलते चलते अम्मा से बातें करने लगा। अम्मा, टोकरी भरी हुई है, क्या आज ज्यादा बिक्री नहीं हुई? नहीं बेटा, आज ग्राहक तो आए थे, पर वो इतना मोल भाव कर रहे थे कि मेरा मुद्दल भी ना निकाले। जिंदगी बहुत कठिन है और अगर भरी हुई टोकरी घर ले जानी पड़े तो और भी दुख होता है। मैं समझता हूँ। चलते चलते वो लोग भीड़ भाड़ वाले इलाके में पहुँचे। अशोक ने टोकरी नीचे रख दी। ताजे रसीले आम ले लो, आम
ताजे मीठे आम ले लो। अशोक की आवाज सुन कुछ ग्राहक उसके ओर आकर्षित हुए और उन्होंने अम्मा से आम खरीदे और उन्हें पैसे दिए। लगभग आधे आम बिक गए और अम्मा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कुछ देर बाद अशोक ने टोकरी वापस सिर पर उठा ली और अम्मा के पीछे पीछे चलने लगा। अशोक ने वो टोकरी अम्मा के घर में रख दी। अम्मा, कल से मैं रोज आपकी मदद करने आऊंगा। अरे बेटा, मेरी वजह से तुम इतनी परेशानी मत लो। अम्मा, आप मेरी माँ की तरह हो, आपकी मदद करना तो मेरा फर्ज है। उस बूढ़ी औरत के आंख से आंसू आ गए। एक तू है जो बिना किसी रिश्ते के मेरी मदद कर रहा है और एक मेरा बेटा है जो अपनी बूढ़ी माँ को बोझ समझकर अपना रिश्ता तोड़ चुका है। अम्मा, आज से आप मुझे ही अपना बेटा समझिए, मैं हूँ ना। ठीक है बेटा। अशोक अपने घर जाने के लिए निकल ही रहा था कि अम्मा ने उसे रोका। अरे बेटा, अम्मा ने उसके हाथ में 2 आम रख दिए। आज बहुत मेहनत की है तूने, आराम से खा लेना। इन आमों को खाकर मैं इनके बीज से पेड़ उगाऊंगा। ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। अशोक आम लेकर अपने घर के लिए निकल गया। अशोक ने बड़े चाव से वो आम खाए। कभी न कभी मैं अपने खुद के पेड़ के आम खाऊंगा। और फिर अशोक ने वो बीज अपने घर के पीछे आंगन में बो दी। अगली सुबह अशोक उठा और जैसे ही वो अपने घर के पीछे गया तो वहाँ आम का एक विशाल पेड़ देखकर वो दंग रह गया। अरे बाप रे, कल ही तो मैंने आम के बीज बोए थे, एक रात में पेड़ कहाँ से आ गया? अशोक पेड़ के पास गया और उसने कुछ आम तोड़ लिए। वो जैसे ही आम तोड़ता उसकी जगह पर दूसरा आम उग जाता। देखते ही देखते अशोक की टोकरी भर गई। ये आम के पेड़ में जरूर कोई जादू है, मुझे अम्मा से पता लगाना होगा। अशोक अम्मा के घर गया। अम्मा, कल मैंने जमीन में आम का एक बीज बोया, आज वहाँ विशाल पेड़ उग गया है। एक रात में पेड़, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं भी हैरान हूँ, आप मेरे साथ चलिए। अशोक ने अम्मा को वो पेड़ दिखाया। अरे बाप रे, ये तो जादुई है। इस पेड़ में और भी जादू है। क्या? आप इसका आम तोड़कर देखिए। अम्मा ने पास पड़ी लकड़ी की मदद से एक आम तोड़ा और तुरंत वहाँ दूसरा आम आ गया। हे भगवान, बेटा ये तेरी अच्छाई का फल है कि भगवान ने तुझे ये जादुई आम का पेड़ दिया है। तेरी सारी परेशानियों का समाधान है ये। बस मेरी नहीं, हमारी, आपकी वजह से मुझे ये पेड़ मिला है। क्या आप हमेशा मेरे साथ रहेंगी, मेरी माँ बनकर? हाँ। अशोक को माँ मिल गई और अम्मा को बेटा। वो लोग सस्ते दाम में अच्छे और रसीले आम बेच रहे थे। इसलिए फिर अम्मा और अशोक ने बाजार में आमों की एक बड़ी दुकान लगाई। वो लोग सस्ते दाम में अच्छे और रसीले आम बेच रहे थे, इसलिए उनकी अच्छी खासी कमाई हो रही थी। वहाँ दूसरी ओर सेठ के बगीचे के आम कोई खरीद ही नहीं रहा था। अरे मन्नू भाई, इस बार अपने आम का ऑर्डर नहीं डाला, क्या बात है? मैंने तो पहले ही आम खरीद लिए हैं अशोक से। उसके आम ताजे, रसीले और सबसे बढ़िया बात यह है कि उसके दाम भी कम है। पर मन्नू भाई, मुझे माफ कीजिए सेठ जी, मैं तो अपना मुनाफा ही देखूंगा। सेठ ने जिस अशोक को एक आम के लिए इतना डांटा था, आज वही गरीब अशोक आम का व्यापारी बन चुका था। देखते ही देखते अशोक अमीर बन गया। उसने बड़ा घर और गाड़ी भी खरीद ली। अम्मा और अशोक एक साथ खुशी खुशी रहने लगे और ये सब जादुई पेड़ के जादुई आम की वजह से हुआ था। जादुई आम ने अशोक को गरीब से अमीर बना दिया। राजस्थान के दरियागंज में मोहनलाल का तबादला हुआ था। इसी वजह से मोहनलाल के बच्चे उससे हमेशा नफरत करते। क्या पता क्यों इस खंडहर में आकर बस गए हैं। मैंने पिताजी से कहा भी था कि अपना तबादला ना करवाएं, लेकिन हम बच्चों की सुनता कौन है? ये बचपन से ही हमारी बात नहीं सुनते थे, तो फिर आज क्यों सुनेंगे?
अजय और राधिका झगड़ा कर ही रहे थे कि वहाँ मोहनलाल आ गया। बड़ा शोर कर रहे हो तुम दोनों, क्या बात है? अब ये जगह हमें बहुत पसंद आई। मैं और भैया बस यही बात कर रहे थे। पिताजी, ये झूठ बोल रही है। अभी थोड़ी देर पहले ही इस जगह की बुराई कर रही थी। मैं जानता हूँ बच्चों, तुम्हें ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन घर चलाने के लिए मुझे ये कदम उठाना ही पड़ा। उन्हें दरियागंज में आकर 1 हफ्ता हो गया था। एक दिन मोहनलाल के ऊपरी विभाग के कर्मचारी ने उससे कहा, हमें ऊपर से आदेश आया है कि हमें रेगिस्तान जाकर एक कुआं ढूंढना है। रेगिस्तान में कुआं? ये कैसा मजाक है? मजाक नहीं, सच है। मैं अकेले ये कुआं कहाँ ढूंढूंगा? मुझे साथ में और 2 व्यक्ति चाहिए, ताकि जो भी हो उस पर मैं चर्चा कर सकूं। अच्छा ठीक है, मैं साहब से बात करूंगा। मोहनलाल जाकर सारी बातें अपने बच्चों को बताता है। मैं वहाँ से हफ्ते 2 हफ्ते में वापस आ जाऊंगा। तुम मेरी फिक्र मत करो और अपना और राधिका बिटिया का ध्यान रखना। जैसा आप कहें पिताजी, मैं आपके आने का इंतजार करूंगा। अगले ही दिन मोहनलाल और उसके साथ 2 कर्मचारी सीमा और सह कर्मचारी भगवंत रेगिस्तान में कुआं ढूंढने जाते हैं। सब अपने जूते कस के पहन लो, यहाँ बिच्छू और कई सारे सांप भी हैं। अगर मेरे घर का लोन ना होता तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। क्या करूँ, मजबूर जो हूँ। हमें हमारे लक्ष्य से दूर नहीं भटकना चाहिए। दूर दूर तक कोई घर आदमी दिखाई नहीं दे रहा है, चारों तरफ रेत ही रेत है। इस वजह से हमें परेशानी हो रही है। जैसे ही मोहनलाल कुछ दूर चल कर गया, उसे भ्रम हुआ कि उसने सामने समंदर देखा है। वो देखो, मुझे वहाँ पर पानी नजर आ रहा है। रुक जाओ, उस तरफ मत जाओ, वहाँ हम मुसीबत में भी पड़ सकते हैं। भगवंत की बात मोहन बिल्कुल भी नहीं सुनता और उस भ्रम के पास दौड़ा चला जाता है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, मतलब वो मेरा भ्रम था। मैंने सुना है कि रेगिस्तान में अगर भ्रम हो तो सच भी आसपास ही होता है। वहाँ देखो, एक कुआं नजर आ रहा है, उस तरफ चलो। उस आम के पेड़ के पास एक कुआं है, वही असली कुआं है। सीमा, भगवंत और मोहनलाल जब उस तरफ भाग कर गए तो वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक पुराना कुआं है और वहीं एक आम का पेड़ भी लगा हुआ है, जिसे देखकर सब खुश हो गए। लेकिन भगवंत समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। ठहर जाओ, उस तरफ मत जाओ। अरे धोखा मेरे साथ एक बार हो गया, बार बार थोड़ी होगा। मोहनलाल और सीमा खुशी खुशी भागते हुए उस कुएं के पास चले गए और जैसे ही वो उस कुएं के पास पहुँचे, कुएं में झांकने लगे। आम के पेड़ के उस डाली ने उन्हें कुएं के अंदर ढकेल दिया। राम 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 राम, हे भगवान, मैं कहाँ जा रहा हूँ? मुझे कुछ हो ना जाए, फिर मेरे बच्चों का क्या होगा? नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो गया? रुको, मैं भी आता हूँ। उनके कुएं में जाते ही भगवंत भी उसी कुएं के पास चला गया। आम के पेड़ ने अपनी डालियों की मदद से उसे भी कुएं में धकेल दिया। तीनों कर्मचारी आम के पेड़ की वजह से कुएं में गिर गए। मम्मी, गलती कर दी मैंने जो यहाँ आ गई। हे भगवान! चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, यहाँ कुछ नहीं होगा। वो कुआं पूरा आम रस यानी मैंगो शेक से भरा हुआ था। तुम दोनों को तैरना तो आता है ना? कब से तैर ही तो रही हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये किस चीज का कुआं है। सुगंध तो आम की आ रही है। रुको, मैं पीकर बताता हूँ। ये तो मैंगो शेक का कुआं है। तुम सब भी ये मैंगो शेक पीकर देखो तो। और जैसे ही मोहनलाल के साथी सीमा और भगवंत ने मैंगो शेक पिया, उस आम के पेड़ ने उन्हें वापस ऊपर खींच लिया और बोला, धन्यवाद जो तुमने मुझे मुक्त किया। मैं यहाँ 400 सालों से कैद था। हमने कैसे मुक्त किया? मैं कुछ समझा नहीं और तुम्हारा ये तरीका बहुत गलत है। उस आत्मा को बोलता हुआ देखकर सभी हैरान और भौचक्के रह गए। लेकिन तुम हो कौन और ये दशा तुम्हारी कैसे हुई? तब जाकर उस आम के पेड़ ने अपने श्राप की कहानी सुनाई। मैं और मेरे साथी
तीर्थ यात्रा पर यहीं से जाया करते थे। रेगिस्तान में उस वक्त कई लोगों का आना जाना हुआ करता था, लेकिन एक दिन आगे रेगिस्तान शुरू होने वाला है, याद रखना हमारे पास पीने को पानी नहीं है। मैं तो कहता हूँ हमें दूसरे रास्ते से चलना चाहिए। अरे क्यों भाई, ये रास्ता सीधा हमें तीर्थ स्थल लेकर चलेगा। हमें रेगिस्तान में आकर पूरे 3 दिन हो चुके थे। हमारा पानी, खाना सब खत्म हो गया था। तब हमें एक साधु नजर आए जो तीर्थ के लिए ही जा रहे थे। वो देखो, वहाँ पर एक साधु, उनके पास कुछ रखा हुआ है। चलो चलकर देखते हैं, शायद उनके पास कुछ पीने का हो। वहाँ चलकर हमें देखना चाहिए। और जैसे ही हम साधु के पास गए जो उस वक्त आराम कर रहे थे, हमने उनके पास देखा कि मैंगो शेक रखा हुआ है। जैसे ही हमने मैंगो शेक देखा, हमारा मन ललच गया और हमने सारा का सारा मैंगो शेक पी लिया। दुष्ट बालक, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। अब से तुम इसी रेगिस्तान में अटके रहोगे जब तक कोई राहगीर तुमसे आकर मिल न जाए। तुम एक आम का पेड़ बन जाओगे और तुम्हारा साथी आम रस का कुआं बन जाएगा और तुम दोनों की आत्मा इसी में भटकती रहेगी। अलख निरंजन। मोहनलाल और उसके साथी सारी बातें समझ गए थे। तब उनमें से भगवंत ने आम के पेड़ से पूछा, तो तुम मुक्त कैसे हो पाओगे? इसका कोई उपाय? मेरे इस पेड़ से एक आम तोड़कर उसकी गुठली को उपजाऊ जमीन पर लगाना होगा। जैसे ही वो एक पौधे के रूप में आएगा, हम मुक्त हो जाएंगे। और ये मैंगो शेक का कुआं? तब ये कुआं हर उस आम के पेड़ के पास होगा जो मेरे आम की गुठली से बना हो। इससे हमें आजादी मिलेगी और लोगों को आम का पेड़ और मैंगो शेक मिलता रहेगा। यही हमारी आजादी का रहस्य है। मोहनलाल, भगवंत और सीमा सब ने उस आम के पेड़ से कई सारे आम तोड़े और रेगिस्तान से निकलकर हर जगह उस आम की गुठली को जमीन में गाड़ दिया और कई सारी गुठलियों से बहुत सारे पौधे बन गए। भगवान करे कि उन्हें आजादी मिल जाए। मैं बहुत सारा मैंगो शेक पीऊंगा। मोहनलाल ने अपने घर के बाहर भी एक आम का पेड़ लगा दिया, जो कि अगले दिन ही बड़ा सा पेड़ बन गया और उसके नीचे ही जादुई मैंगो शेक का कुआं भी आ गया, जिसमें पीले रसीले आम का रस था। असली ठंडा मैंगो शेक। राधिका और उसका बेटा अजय ये देखकर हैरान हो गए थे। पिताजी, पिताजी, ये देखिए, ये मैंगो शेक का कुआं हमारे यहाँ कैसे? आपने कल ही गुठली बोई थी, आज ये इतना बड़ा आम का पेड़ कैसे बन गया? क्या माजरा है? सब कुछ जानते हुए भी आप चुप क्यों हैं? तब जाकर मोहनलाल ने बच्चों को सारी बातें बताई। उस आम के पेड़ के आत्मा को आजादी मिल चुकी थी और उन्हें उनका मैंगो शेक का कुआं मिल गया था। मोहनलाल हर एक तीर्थ यात्री और राहगीर को मैंगो शेक फ्री में पिलाता। मोहनलाल और उसके बच्चों को अब दरियागंज पसंद आने लगा था। रत्नागिरी के छोटे से गांव में शंभू रहता था। वैसे तो शंभू एक मामूली इंसान था जो एक ढाबे में काम करता था, पर उसके पास उसकी एक छोटी जमीन थी जहां उसने सालों पहले आम के पेड़ लगाए थे। देख रही हो मीनाक्षी, मेरे आम के पेड़ कितने बड़े हो गए। पर अब तक इन पेड़ों पर आम क्यों नहीं लगे? बहुत जल्दी लगेंगे और फिर हमारी जिंदगी बदल जाएगी। उम्मीद है ये सब बहुत जल्दी से हो। मीनाक्षी और शंभू मिलकर अपने आम के पेड़ों का अच्छे से ध्यान रखा करते थे। रोज सुबह सारे पेड़ों को पानी डालने के बाद ही शंभू अपनी नौकरी पर जाया करता था। आज फिर तुम लेट हो गए शंभू। माफ कर दीजिए मालिक, अगली बार से नहीं होगा। वो मेरे एक पेड़ में कीड़े लग गए थे तो उसमें मैं दवाई डाल रहा था। ठीक है, इतने सालों से तू इन पेड़ों का ख्याल रख रहा है। भगवान ही जाने उसमें फसल कब आएगी। आएगी मालिक, जरूर आएगी। उसी दिन शंभू को अपनी पगार मिली 10,000 रुपए। वो सारे पैसे लेकर बगल वाली दुकान पर गया। ये लो भाई, आपके 500 रुपए जो मैंने पिछले हफ्ते लिए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ से वो किराने की दुकान पर गया। आ गए भाई। मैं सोच ही रहा था कि
अब तक तुम क्यों नहीं आए? खैर, आपके घर का सारा राशन मैंने पहले ही बांध दिया है। बहुत अच्छा किया। कितना हिसाब हुआ है भाई? 2040 रुपए। ये लो। फिर शंभू दूध वाले के पास गया। ये लो भाई, तुम्हारे 1000 रुपए। अब बकाया खत्म, नया हिसाब शुरू। हाँ ठीक है। सबका हिसाब दे दाकर जब वो घर पहुंचा, आप ही का इंतजार कर रही थी। पगार मिल गई लगता है। यहाँ रख दीजिए सारा राशन। मिल गई और 3540 रुपए दे भी दिए। मतलब अब बस 6407 रुपए बचे हैं। हाँ, इसमें से खेत के लिए मुझे 3000 रुपए लगेंगे। बिजली, मोटर, पानी का बिल वगैरह वगैरह। 500 मेरे महीने के खर्च और बचे हुए 3000 रुपए तुम रख लो। जो सामान लगे वो लाना और बाकी पैसे बचा लेना। जी ठीक है। मैंने सोचा था इस महीने अगर 3000 से ज्यादा पैसे मिले तो नई साड़ी खरीद लूंगी। वो अगले महीने मेरे बहन की शादी है ना। तुम फिक्र मत करो, कुछ दिनों में मैं तुम्हारे लिए नई साड़ी ले आऊंगा। ठीक है जी। सारा हिसाब हो चुका था। अगली सुबह जब शंभू अपने आम के पेड़ों के पास पहुंचा तो वो हैरान था। मीनाक्षी, क्या हुआ? देखो, पेड़ों पर फल आ रहे हैं। हे भगवान, ये हमारे पेड़ों की पहली फसल होगी। हाँ हाँ, उम्मीद है फसल बहुत अच्छी होगी ही। हमने इतने सालों से इन पेड़ों की देखभाल की है। वो तो है। शंभू और मीनाक्षी उत्साहित थे। उनकी वर्षों की मेहनत रंग लाई थी। 1 महीने में सारे पेड़ों पर आम आ गए। कितने सारे आम है ना? हाँ, हमें अभी इनकी और भी अच्छे से देखभाल करनी होगी, तभी हमें अच्छा दाम मिलेगा। हाँ बिल्कुल। अब से मीनाक्षी और शंभू ने ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने आम के बगीचे में बिताया। अगर एक भी आम को कीड़े लगते तो वो तुरंत उसे तोड़ देते। लगभग 3 महीने बाद आम पकने लगे। शंभू ने एक आम तोड़ा और उसे खाया। ये आम तो बहुत ही रसीले हैं मीनाक्षी, तुम भी खाओ। हाँ हाँ। मीनाक्षी ने भी आम चखे। सही कहते हैं लोग, सब्र का फल मीठा होता है। अब सारे आम तोड़ने होंगे। ठीक है। शंभू ने अपनी नौकरी से कुछ दिनों की छुट्टी ले ली और दोनों पति पत्नी मिलकर आम इकट्ठे करने लगे। 3 दिनों में आमों का बड़ा सा ढेर लग गया। सोचा नहीं था इतने सारे आम लगेंगे हमारे पेड़ों पर। भगवान जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। तभी एक आमों का व्यापारी वहाँ से गुजर रहा था। उसका ध्यान ताजे आमों पर पड़ा। अरे शंभू भाई, सारे आम बेचने हैं क्या? जी स्वामी भाई। स्वामी ने एक आम चखा। वाह, 1 नंबर। बहुत ही मीठे हैं और आकार भी बड़ा है। क्या दाम लोगे इन सब का? ये मेरी पहली फसल है, आप ही कुछ हिसाब से बता दीजिए। फसल बहुत अच्छी है। मैं इन सब आम का तुझे 3 लाख रुपए दे सकता हूँ। 3 लाख? सौदा मंजूर है तो बोल। जी मंजूर है। और हाँ, अगले साल भी मुझे ही बेचना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं पैसे और आदमी लेकर आता हूँ। ठीक है। स्वामी पैसे लेने चला गया और मीनाक्षी और शंभू बातें करने लगे। भगवान की कृपा है हम पर। 3 लाख? बाप रे। कृपा तो है और हमारे सालों की मेहनत भी तो है मीनाक्षी। हाँ, ये मेहनत का ही तो फल है। वो दोनों स्वामी के लौटने का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद स्वामी एक टेम्पो, कुछ आदमी और पैसों के साथ लौट आया। ये लो शंभू, तुम्हारे पैसे। बहुत बहुत धन्यवाद। शंभू ने पहली बार इतने सारे पैसे देखे थे। स्वामी के आदमी आमों को टेम्पो में भरने लगे। सब कुछ हो जाने के बाद शंभू और मीनाक्षी घर लौटे। इतने सारे पैसों का हम क्या करेंगे? 1 लाख बैंक में FD रखेंगे, 1 लाख के तेरे लिए गहने बनवाएंगे और 1 लाख अगले साल के लिए बचाएंगे। 1 लाख के गहने? हाँ, जिंदगी भर मैंने तुझे दिया ही क्या है,
सिवाय इस मंगलसूत्र के। चल अभी गहने खरीदते हैं। अभी? हाँ अभी। मीनाक्षी और शंभू गहनों की दुकान पर पहुँचे। राम राम किमजी भाई। राम राम। बोलो शंभू भाई, क्या दिखाऊं? भाभी जी के लिए कान की बाली या अंगूठी? आप कान की बाली भी दिखाइए, अंगूठी भी और एक हार भी। ठीक है भाई। खिमजी भाई ने पहले बालियां दिखाई। मीनाक्षी ने एक बाली पसंद कर ली। फिर अंगूठियां दिखाई। मीनाक्षी ने एक अंगूठी भी पसंद कर ली। फिर खिमजी भाई ने हार दिखाए। मीनाक्षी ने एक हार भी पसंद कर लिया। इन सबको मिलाकर 70,000 हुए हैं शंभू भाई। बस एक काम कीजिए, आप कंगन भी दिखाइए। जी। खिमजी भाई ने कंगन भी दिखाए। मीनाक्षी को एक कंगन की जोड़ी भी पसंद आई। इन सबको मिलाकर 1,10,000 हुए हैं शंभू। ठीक है। शंभू ने अपने झोले से पैसे निकाले और खिमजी भाई को दे दिए। अरे वाह भाई, इतने सारे पैसे, वो भी नगद। कोई खजाना मिला है क्या? ऐसा ही समझो। खिमजी ने सारे गहने मीनाक्षी को दे दिए और वो लोग वहाँ से निकल गए। शंभू के जाते ही खिमजी भाई ने ये बात दूसरे दुकानदार को बताई। वो शंभू मेरी दुकान से 1,10,000 के गहने खरीद कर गया है। लगता है कोई खजाना मिला है उसे। अरे बाप रे। और ये बात आग की तरह फैल गई। सारे गांव वाले मिलकर मुखिया के पास गए। जरूर शंभू को खजाना मिला है। उसने 1,10,000 के गहने खरीदे। बाप रे, वो ढाबे पर काम करने वाला शंभू ना। अगर उसे खजाना मिला है तो उस पे सारे गांव का हक है। हमें उससे अपना हक मांगना ही चाहिए। हाँ चलो। मुखिया के साथ सारे लोग शंभू के घर पहुँचे। आप सब एक साथ? क्या बात है? सुना है तुम्हें खजाना मिला है। उस खजाने पर गांव वालों का भी अधिकार है। मुझे कोई खजाना नहीं मिला, तो इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कैसे आए? वो इस साल मेरे आम के पेड़ों की पहली फसल बिकी है। 3 लाख रुपए में। स्वामी भाई ने ही तो खरीदी है। झूठ है। वो कंजूस स्वामी तुम्हें एक फसल के 3 लाख देगा? कुछ भी। यकीन नहीं आता तो उनके पास चलो। सारे गांव वाले स्वामी व्यापारी के गोदाम में पहुँचे। स्वामी भाई, इन्हें बताओ कि तुमने मेरे आमों का मुझे 3 लाख रुपए दिया है। हाँ दिया है। इन्हें लगता है कि मुझे कोई बड़ा खजाना मिला है और ये अपना हिस्सा मांग रहे हैं। थू थू थू, कितने गए गुजरे हो तुम लोग। इस बेचारे ने सालों से अपने आमों के पेड़ों पर मेहनत की और अब जाकर इसके पेड़ों पर फसल उगी है। ये इसकी मेहनत की कमाई है और तुम लोग इससे हिस्सा मांग रहे हो। तुम सबको तो डूब कर मर जाना चाहिए। स्वामी व्यापारी ने सारे गांव वालों को अच्छे से खरी खोटी सुनाई और सबका सिर शर्म से झुक गया। खिमजी भाई को खटक गया कि शंभू के पास 1,10,000 रुपए थे। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि लोगों को दूसरों का भला होता हुआ अच्छा नहीं लगता। बहुत ही मतलबी होती जा रही है ये दुनिया।